बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम चलो कवर करेंगे दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। Ernest Rutherford in 1911 proposed an atomic model after his gold foil experiment. Rutherford ने 1911 में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने गोल्ड फॉइल यूज किया था। वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए कहलाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, राइट। हिज वर्क गेव द फर्स्ट क्लियर आइडिया अबाउट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था उसने क्या किया था, एटम के न्यूक्लियस के बारे में हमें क्लियर आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। यही मॉडल जो है वो क्या कहलाता है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है हम आगे देखेंगे। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया था, सिंपली एक गोल्ड फॉइल मौजूद थी, उसके अराउंड उसने डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाई हुई थी और बिल्कुल उसके अपोजिट देयर वाज अल्फा पार्टिकल इमिटर, राइट, जिससे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की गई थी। जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो किस तरह से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, सिंपली जो एमिटर था वहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की गई। वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं थ्रू दिस ओपनिंग क्या हुआ, वो अल्फा पार्टिकल्स जाके गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किए थे, राइट। और स्ट्राइक करने के बाद इन अल्फा पार्टिकल्स ने डिफरेंट बिहेवियर शो किया था। जो अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर था वो डिफरेंट था। किस तरह की ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की गई थी, ऑब्जर्वेशंस कुछ ये थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुआ था कि वो स्ट्रेट गुजर गए थे। ये दिस इज द गोल्ड एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस ने, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया था, यानी वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा हट गए थे, राइट। जबकि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, स्ट्रेट पास हो गए थे, किससे, एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, right। And on the other hand there were some alpha particles which showed the large deflection, यानी जो उनका ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्शन था वो क्या था, ज्यादा था, ठीक। you can see the diagram and there were some alpha particles which when strike with the atoms of the gold foil तो वो क्या हुआ था, वो टर्न बैक कर गए थे, राइट। एंड ये की गई थी, यानी फर्स्ट के स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुआ और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव किया था, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने जो लार्ज डिफ्लेक्शन शो किया था, वाइल देयर वर सम अल्फा पार्टिकल्स जो कि स्ट्राइक करने के बाद टर्न बैक कर गए थे, राइट। Upon depending upon these observations what happened, some conclusions were drawn। अब वो conclusions क्या थे कि first observation जो थी क्या था कि most of the alpha particles went through the gold foil and were not deflected, यानी वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से गुजर गए, उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, ये कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, इसीलिए क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स विदाउट चेंजिंग देयर पाथ जो है वो गुजर गए। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी क्या है, नॉट मैनी बट फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड डायरेक्टली बैक, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जैसे ही टकराए वो फौरन क्या हुआ, बैक हो गए, पीछे वापस पलट गए, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि द एटम्स डेंस कोर, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, मस्ट बी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, यानी जो डेंस कोर है वो छोटी होगी साइज में, यानी एटम अगर ये है तो वो जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होगा, राइट। जिसकी वजह से बहुत कम पार्टिकल्स थे जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक कर गए, ठीक है। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट वाज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। सेवरल अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड वर डिफ्लेक्टेड, यानी उन्होंने क्या करा था, अपना ओरिजिनल जो पाथ है उससे वो डिफ्लेक्ट कर गई थी। तो इसका कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ दैट न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पे डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद अब उन्होंने अपना रास्ता क्या किया, चेंज कर लिया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिपल्जन। लॉ ऑफ रिपल्जन ये होता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। जबकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिपल्जन। यानी जो पार्टिकल्स ने अपना रास्ता चेंज किया, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए हैं, दैट वाज ड्यू टू द लॉ ऑफ रिपल्जन, यानी न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन पे भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। What is next? Next is the Rutherford's atomic model postulates, यानी डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फिर क्या हुआ, एक मॉडल प्रपोज किया गया, उसके postulates क्या थे।
पॉस्टुलेट्स ये हैं कि दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी एटम के सेंटर में एक डेंस कोर मौजूद है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी अगर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है तो इसके अराउंड सर्कुलर पाथ मौजूद है, ये सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। देन थर्ड पॉस्टुलेट वाज द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट टोटल साइज ऑफ द एटम, यानी एटम का टोटल साइज के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। देन फोर्थ पॉस्टुलेट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान यानी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। सो दीज वर द postulates of the Rutherford's atomic model. अब प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, इसके रीजन क्या है, द एटम्स रिजेंबल्स अ सोलर सिस्टम, व्हाई द न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर इट एक्ट्स लाइक अ सन। ठीक है, वो बिल्कुल सन की तरह काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स जबकि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, ये है हमारे क्या, न्यूक्लियस विच इज जस्ट लाइक अ सन, और इसके अराउंड जो है वो डिफरेंट पाथ, सर्कुलर पाथ मौजूद है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो मूवमेंट है, ये जो रेवोल्यूशन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रिवॉल्विंग मूवमेंट जो है इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट लिमिटेशंस, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन थी फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये मॉडल एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो हैं शुड लूज एनर्जी एज रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वो ऑर्बिट्स में, ये अगर हमारा एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है, अगर इलेक्ट्रॉन ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो इस मूवमेंट के दौरान अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इट विल लूज एनर्जी, और जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा ये एटम के जो सेंटर न्यूक्लियस है उससे करीब होता जाएगा। देन थर्ड लिमिटेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स वुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, एटम शुड कोलैप्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अब जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है, ये जैसे जैसे मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होने के बाद इट विल स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जाके क्या करेगा, न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर सकता है, और जब ये स्ट्राइक करेगा तो पूरा एटम है क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। एंड फोर्थ लिमिटेशन वाज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लूजिंग एनर्जी शुड गिव अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी स्पेक्ट्रम के जो कलर्स हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। वाइल देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो कलर्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, ये क्या है, जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो कह रहा है कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कौन सा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंपॉर्टेंस क्या है इस मॉडल की, फर्स्ट मॉडल है विच इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियस, जिसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड लेट द फाउंडेशन फॉर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और इस मॉडल यानी रदरफोर्ड के मॉडल को यूज करते हुए ही क्या हुआ था, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये टर्निंग पॉइंट था जहां पे क्या हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब होना शुरू हुआ था। Now summary Rutherford experiment showed the atom has a nucleus, यानी इस मॉडल ने हमें ये बताया कि एटम के पास सेंटर में डेंस कोर मौजूद है, न्यूक्लियस कहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रा, यानी एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर सका मॉडल, और स्पेक्ट्रा जो मिल रहा है लाइन स्पेक्ट्रा उसको ये सही से जस्टिफाई नहीं कर सका। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एटॉमिक थ्योरी प्रोग्रेशन, लेकिन ये जो मॉडल था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, एटॉमिक थ्योरी की प्रोग्रेशन में। So this was all about the Rutherford atomic model. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.